गुड मॉर्निंग बच्चों, प्लीज कंफर्म मेरी वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। ओके। तो आज की क्लास में एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर का नाम है रॉयल्टी। आसान चैप्टर है, शायद 3 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, पहले वो डिस्कस करेंगे और आज कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, इसके एग्जांपल्स। उसके बाद बुक के क्वेश्चन आप स्टार्ट कर दोगे। बुक में 2 एडवांस क्वेश्चन है, बस वो करवा के चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। बाकी तो बेसिक क्वेश्चन है, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे आपसे, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है रॉयल्टी। देखो सर, रॉयल्टी क्या चीज होती है? रॉयल्टी इज अ पीरियोडिकल सम based on output or sales, based on output or sales payable by user of an asset, or I should say resource, to owner of the asset, or I should say resource, for granting the right to use that asset or resource। देखो नॉर्मली जैसे आपको उसके बारे में मालूम होगा रॉयल्टी क्या चीज होती है। जैसे सपोज मान लो कि मेरा नाम है जेके रॉलिंग। मेरा नाम जेके रॉलिंग है। कौन है बेटा जेके रॉलिंग? सुना है इसका नाम? सर हैरी पॉटर का राइटर। हाँ, जो बेसिकली हैरी पॉटर की कहानी लिखती है उसका नाम है जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर्स के बहुत सारे पार्ट्स लिखे हैं, अराउंड 7 या 8 इसके पार्ट्स हैं। इसकी मूवी भी बनती है, इसकी बुक भी बिकती है। और आपने हैरी पॉटर के सारे पार्ट्स पढ़े हुए हैं, आपको लगता है कि उसके अगले पार्ट की स्टोरी आप लिख सकते हो, बट आपको पहली बात तो राइट नहीं है, ठीक है? क्योंकि जेके रॉलिंग के पास उसकी स्टोरी लिखने का बेसिकली कॉपीराइट है। और जो भी उसमें वो नाम यूज करती है हैरी पॉटर वगैरह, बेसिकली मतलब करेक्टर्स, उन करेक्टर्स को भी मिक्स करके आप किसी और नाम से दूसरा पार्ट नहीं उसमें बना सकते। तो जो भी वो बुक बिकेगी या उस पर मूवी बनेगी तो उसके लिए उसको रॉयल्टी मिलती है। तो नॉर्मली रॉयल्टी यही चीज़ होती है कि आपके पास किसी चीज़ का पेटेंट है, या कह सकते हैं कि मतलब कॉपीराइट है। उस पेटेंट और कॉपीराइट के बदले में आपको रॉयल्टी मिलती है। इस चैप्टर में बेसिकली हमने जो रॉयल्टी सीखनी है वो नेचुरल 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 जो कह सकते हैं कि मतलब नेचुरल रिसोर्स होता है। नेचुरल रिसोर्स होता है, जैसे कि ऑयल वेल, जैसे कि कोल माइन। उसके लिए जो रॉयल्टी पे होती है वो हमने इसमें डिस्कस करनी है। अब जो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इसके ऊपर नॉर्मली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। चलो, चाहे वो कोल माइन हो, चाहे वो ऑयल ऑयल वेल हो, तो गवर्नमेंट पहले इस नेचुरल कह सकते हैं कि मतलब रिसोर्सेज को पहले किसी कंपनी को देती है। और कंपनी को ये ऑप्शन देती है कि आप ये रिसोर्सेज को खुद एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और जितना रिसोर्स आप एक्सट्रैक्ट करोगे उसके बदले में आपको हमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी। या आप उस कोल माइन को या उस ऑयल वेल को आप सबलेट भी कर सकते हो। सबलेट का मतलब होता है किसी दूसरे पर्सन को भी आप इसको लेट आउट कर सकते हो, और उसके बदले में आपको जिसको आपने लेट आउट किया है वहां से रॉयल्टी मिलेगी। तो इसमें हमने जो रॉयल्टी के बारे में डिस्कस करना है वो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करनी है, ठीक है? तो रॉयल्टी में होता क्या है, 2 लोग होते हैं। एक होता है ऑनर ऑफ द असेट, और दूसरा होता है यूजर ऑफ द असेट, और आई शुड से रिसोर्स। ये क्या करता है, उस असेट्स को यूज करने का राइट ग्रांट्स ग्रांट्स
the right to use the asset, और ये बदले में क्या करता है, इसको मेक्स पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, ये इसको रॉयल्टी की पेमेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल नहीं हो रही है, वो कुछ समय के लिए उस असेट को, उस रिसोर्स को राइट करने का, उसको यूज करने का राइट देता है, और जो यूजर है जितने समय तक उस एसेट को यूज करता है, उसके बदले में उसको रॉयल्टी की पेमेंट करता है। तो ये जो ऑनर ऑफ द असेट है, ये जो ऑनर ऑफ द असेट है, इसको यहाँ पर हम बोलेंगे ऑनर ऑफ द असेट इज नोन एज लेजर। इसको या तो हम लेजर बोलते हैं, लेजर का मतलब लीज पे देने वाला, समवन हु गिव्स समथिंग ऑन लीज। लीज का मतलब एक तरीके से हो गया रेंट, तो लीज पे देने वाले को बोला जाएगा लेजर और लैंडलॉर्ड। और यहाँ पे लैंडलॉर्ड भी बोलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली जो कोल माइंस है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया है, तो कोल माइन का जो ऑनर है उसको लैंडलॉर्ड भी बोला जाता है। तो ऑनर ऑफ द असेट इज नोन एज लेजर और लैंडलॉर्ड, एंड यूजर ऑफ द असेट, यूजर ऑफ द असेट जो यूज कर रहा है और रॉयल्टी की पेमेंट कर रहा है, इज नोन एज लेजी। और जो यूज कर रहा है उस असेट को और रॉयल्टी की पेमेंट कर रहा है, उसे बोलेंगे लेजी, और उसको टेनेंट भी बोलते हैं। टेनेंट मतलब जो रेंट पे रह रहा है, जो रेंट पे एसेट को यूज कर रहा है, उसे टेनेंट भी बोला जाएगा। ठीक है, तो रॉयल्टी में एक पर्सन होगा जिसके पास कोई एसेट होगी, वो उस एसेट को यूज करने का राइट किसी दूसरे पर्सन को दे देगा। यूजर उसके बदले में पेमेंट करेगा, जिसको हम रॉयल्टी बोलेंगे। ये रेंट से कैसे डिफरेंस है, रेंट से कैसे किस तरीके से ये कह सकते हैं कि मतलब अलग है। रेंट में क्या होता है कि उसमें टाइम के हिसाब से पेमेंट होती है, मतलब पर मंथ आपको उसमें पेमेंट वगैरह करनी होती है। इसमें टाइम नहीं होता, इसमें आउटपुट या सेल्स के बेसिस पे आप पेमेंट करते हो, है ना। इसमें जो आउटपुट है उसके बेसिस पर या सेल्स के बेसिस पर आपको पेमेंट करनी होती है। इसमें मंथली के हिसाब से कोई पेमेंट वगैरह नहीं होती है। अच्छा, और रॉयल्टी में एक मिनिमम अमाउंट फिक्स होता है कि कुछ भी हो जाए, इतना अमाउंट तो देना ही देना है। किसी भी सिचुएशन में इससे कम रॉयल्टी नहीं होगी। अगर रॉयल्टी उससे ज़्यादा बनती है तो ज़्यादा की पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन एक फिक्स अमाउंट होगा जो कि आपने पे करना ही करना है। रेंट में ऐसा कुछ नहीं होता कि एक मिनिमम अमाउंट तो देना है, और अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भी देना पड़ेगा। रेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। रेंट हमेशा टेंजिबल प्रॉपर्टी के लिए दिया जाता है, जैसे कि प्लांट और मशीनरी, जैसे कि लैंड और बिल्डिंग, इसके लिए रेंट रेंट पे किया जाएगा। जबकि यहाँ पर जो हम रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, ये इनटेंजिबल जो एसेट्स हैं उसके लिए पे होगी। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। बताना यहाँ तक क्लियर है या नहीं। यस सर। एवरीवन। Yes, यस sir. सर। पेज की लेंथ ही बढ़ाई मैंने, एक मिनट छोटा। तो ये सारा नोट कर लिया सबने। यस सर। थोड़ा सा नीचे जाएगा, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर लेना। ठीक, तो इसमें फिर आगे बढ़ते हैं। सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ रॉयल्टी आर चले गए, आर माइनिंग रॉयल्टी, देन उसके बाद पेटेंट कॉपीराइट रॉयल्टी,
oil reserves royalty, brick making royalty, एक्सेट्रा। ये कुछ स्पेशल टाइप्स हैं रॉयल्टी के। इस चैप्टर में नॉर्मली हमने माइनिंग रॉयल्टी के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में मेन टॉपिक है। इसमें मोस्टली हम माइनिंग रॉयल्टी के बारे में ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि पेटेंट कॉपीराइट में टर्म्स थोड़े से हमारे डिफरेंस हो जाते हैं, ऑयल लेजर वगैरह में भी और ब्रिक में भी थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो इसमें हमें मेनली माइनिंग रॉयल्टी के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहला आता है रॉयल्टी, तो ये बोल सकते हैं एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी is calculated on the basis of output or sales multiplied by a predetermined rate। तो इसका फॉर्मूला होगा जैसे एक्चुअल रॉयल्टी इक्वल टू आउटपुट प्रोड्यूस, कितना आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया, मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट, या आउटपुट के बदले ये सेल्स क्वांटिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आउटपुट है 5000 टन्स ऑफ कोल, रॉयल्टी है ₹1000 पर टन ऑफ कोल। मान लीजिए किसी कोल वेल से आपने 5000 टन कोयला निकाल लिया और रॉयल्टी का रेट है 1000 पर टन ऑफ कोल, तो यहाँ से जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो कितनी बनेगी, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इट विल बिकम 50 लाख। या 5000 में 6 जीरो आएंगी, तो 6 जीरो लगा लेते हैं, कितना बनेगा ये, यस 50 लाख, 50 लाख बन जाएगा। क्या ये सेल्स के बेसिस पे भी हो सकती है? एक्चुअल सेल्स 50 लाख रुपीस में, रॉयल्टी सपोज मान लीजिए 10% ऑन सेल, तो यहाँ से एक्चुअल रॉयल्टी आपकी बन जाएगी 50 लाख का 10%, इट वुड बी 5 लाख। तो इस तरीके से एक रेट पहले से डिफाइन हो जाता है और उस रेट के बेसिस पे हम फिर रॉयल्टी निकालते हैं। तो ये आउटपुट के ऊपर भी हो सकती है और सेल्स के ऊपर भी हो सकती है। बताना कोई दिक्कत है तो। ठीक है सर। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। यस। चलिए, अच्छा, फिर यहाँ से दूसरा टर्म आता है मिनिमम रेंट, और इसको डेट रेंट भी बोलते हैं। मिनिमम रेंट और डेट रेंट,
अब ये मिनिमम रेंट या डेड रेंट क्या है? तो जैसा कि अभी आपने देखा कि रॉयल्टी आउटपुट के बेसिस पे दी जाती है या सेल्स के बेसिस पे दी जाती है। तो अगर ये आउटपुट के बेसिस पे है तो रॉयल्टी तो तभी मिलेगी जब आउटपुट एक्चुअली में प्रोड्यूस किया जाएगा। जब सेल्स के बेसिस पे होगी तो रॉयल्टी तो तभी मिलेगी जब सेल्स एक्चुअल में होगी। अब मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मेरे पास एक कोल माइन है, उस कोल माइन से कोयला निकालने का राइट मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और मैंने बोला कि आप जितना कोयला निकालोगे पर टन ऑफ कोल का आपको मुझे सपोज 10 रुपीज देना पड़ेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप हर साल कम से कम 1 लाख टन कोयला तो निकालोगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 1 लाख टन कोयला निकलेगा तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपए मेरी हर साल की इनकम बनेगी, मतलब मेरी रॉयल्टी बनेगी। अगर आप अगर आप मान लीजिए कि 15 लाख टन कोयला निकाल देते हैं तो मेरे लिए और भी अच्छा है। तो 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10, 150 लाख मेरी रॉयल्टी बनेगी। तो जितना ज़्यादा कोयला आप निकालोगे उतना ज़्यादा मेरा रॉयल्टी का अमाउंट बनता है। लेकिन मान लीजिए आप सोच के बैठे हैं कि हमने तो प्रकाश सर को परेशान करना है, ठीक है, 5 साल के लिए हमने कोल माइन रेंट पे लिया है और हम प्रकाश सर को पैसों के लिए बिल्कुल परेशान कर देंगे। तो आपने क्या करा, आपने बोला मुझे कोयला निकालना ही नहीं है, मुझे कोयला निकालना ही नहीं है। अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप कोयला ही नहीं निकाल रहे। तो मैंने बोला कोल माइन ली क्यों, तो आपने बोला ऐसी ली थी। अब आप कोयला निकाल दे रहे, मेरी रॉयल्टी बनती नहीं है, तो मुझे तो लॉस होगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए लैंडलॉर्ड क्या करता है, लेजर क्या करता है, वो रॉयल्टी एग्रीमेंट में एक मिनिमम रेंट का क्लॉज डाल डाल देता है, जिसमें वो ये बोलता है कि देखो भाई कुछ भी हो जाए, हर साल आपने मुझे ये मिनिमम अमाउंट तो पे करना ही है। चाहे आप एक्चुअल रॉयल्टी इससे कम भी बैठती हो तो भी आपने मुझे ये मिनिमम अमाउंट देना ही पड़ेगा। अगर बिल्कुल भी प्रोडक्शन ना हो तो भी आपने मुझे ये अमाउंट देना ही पड़ेगा। जिस ईयर में रॉयल्टी ज़्यादा बनेगी उस ईयर में आपको ज़्यादा पे करना है, बट इन एनी केस आई विल टेक दिस मिनिमम अमाउंट एवरी ईयर। ये मिनिमम अमाउंट तो मुझे हर साल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो जो अमाउंट फिक्स कर दी गई है उसको क्या बोला जाएगा, मिनिमम रेंट बोला जाएगा। अब ये लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट इसलिए भी फिक्स करता है क्योंकि अ, अगर कोल माइन आपने किसी को लीज पे दी है तो इनिशियली इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि एकदम स्टार्टिंग के ईयर्स में एकदम से कोल निकालना पॉसिबल नहीं होता। कोल माइन से कोयला निकालने की जो स्पीड है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती है, राइट। क्योंकि कोल माइन है, वहाँ पर कोयला है, तो सबसे पहले जिसने वो कोल माइन लीज पे ली है उसको प्लानिंग करनी पड़ती है। इस कोल माइन से कोयला निकालने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या बेसिकली कह सकते हैं इनपुट चाहिए, इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए। फिर राइट प्लेस कहाँ होगा जहाँ से कोयला निकालना हम चालू करें, स्टार्ट करें। क्योंकि कोल माइन में हर जगह बराबर कोयला नहीं होता, किसी जगह पे कोयला कम होगा, किसी पे कोयला ज़्यादा होगा। तो कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको क्या नाम है बुलाते हैं, और वो सॉइल की जो मतलब क्वालिटी है और बाकी कुछ अदर कह सकते हैं कि मतलब इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको चेक करके पता लगाते हैं कि इस एरिया पे या इस जगह पे, इस लोकेशन पे कोयला सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए आसान रहेगा और यहाँ से ज़्यादा कोयला निकलेगा। क्योंकि एक एक कह सकते हैं कि मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए, मान लो 4 साल 5 साल के लिए उन्होंने वो कोल मैन ली, अगर गलत जगह खोदना स्टार्ट किया और वहां से कोयला नहीं निकला तो बेकार में उनका टाइम वगैरह लग जाता है, राइट। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एकदम से कोयला निकालना स्टार्ट नहीं करते, पहले प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने में ही 6 मंथ 8 मंथ्स या कई बार 10-12 महीने भी लग जाते हैं इक्विपमेंट्स गैदर करने में और कहाँ से स्टार्ट करें ये सब प्लान करने में। तो इसमें टाइम लग जाता है। तो लैंडलॉर्ड को ये पता है कि भाई स्टार्टिंग में कोल निकालने की जो स्पीड होगी वो थोड़ी कम कम होगी। जब 1.5-2 साल बीत जाएंगे इनको मालूम चल जाएगा कि दिस इज द राइट चॉइस, ये राइट प्लेस है और यहाँ सफिशियंट है, फिर वो यहाँ से वो एकदम से कोयला निकालना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग के ईयर में तो रॉयल्टी बनेगी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए लैंडलॉर्ड क्या करता है, लेजी क्या करता है, मिनिमम रेंट का, मिनिमम अमाउंट का क्लोज डाल देता है। ओके, सो इट रेफर्स टू a fixed amount, or I should say
a minimum amount which lessee must pay to lessor each year in case of actual royalty is not sufficient. जिस ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी सफिशिएंट नहीं होगी तो वो मिनिमम अमाउंट पे करेगा एक। Hence the lessee pays actual royalty or minimum rent whichever is higher. एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में से जो भी हायर होगा वो हायर अमाउंट उसने पे करनी पड़ेगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये ईयर है कुछ, ईयर 1 2 3, हर साल में एक मिनिमम रेंट फिक्स है। मान लो ये है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। एक्चुअल रॉयल्टी जो बनती है फर्स्ट ईयर की, ये बनती है 20 के 20,000, फिर बनती है 80 के, और फिर सीधे बनती है 5 लाख। ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में 1 लाख का मिनिमम रेंट है, सेकंड ईयर में मिनिमम रेंट 2 लाख का है, और थर्ड ईयर में मिनिमम रेंट आपका 3 लाख का है। एक्चुअल रॉयल्टी फर्स्ट ईयर की 20,000 है, तो व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट पे होगा? 1 lakh, 1 लाख। सेकंड ईयर में 1 lakh, 1 लाख। थर्ड में 5 lakh. 5 लाख। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम रॉयल्टी, मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी में जो अमाउंट हायर होगी वो हायर अमाउंट आपने पे करनी है। इस तरीके से चलता रहेगा। मिनिमम रेंट का अमाउंट भी ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ सकता है, क्योंकि लैंडलॉर्ड को भी पता है कि 2-3 साल में जब इनको मालूम चल जाएगा कि ये राइट प्लेस है कोयला निकालने का, तो ये बहुत तेजी से कोयला निकालेंगे। तो लैंडलॉर्ड भी क्या करता है, ऐसे बोलता है कि अप टू 3 इयर्स मिनिमम रेंट आपका 1 लाख रहेगा। उसके बाद हर साल आपका मिनिमम रेंट 50,000 से बढ़ने लगेगा। तो फोर्थ ईयर का मिनिमम रेंट हो जाएगा 1.5 लाख, फिफ्थ ईयर का हो जाएगा 2 लाख, फिर सिक्स ईयर का हो जाएगा 2.5 लाख। ऐसे मतलब ऐसे मिनिमम रेंट आपका बढ़ भी जाता है। राइट। तो वो जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, रूल ये लगा रहे हैं किसी भी ईयर का मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी दोनों में से जो हायर होगा वो हायर अमाउंट आपने पे करनी पड़ती है। ओके। द मिनिमम रेंट once decided may remain constant throughout the royalty period। ये रॉयल्टी पीरियड में कांस्टेंट भी रह सकता है, और इट कैन इंक्रीज आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद ये बढ़ भी सकता है। इन ईयर्स ऑफ stoppage of work due to strike, lockout or lockdown, the minimum rent the minimum rent the minimum rent may go down as well। और मान लीजिए कुछ ईयर ऐसे हैं जिसमें लॉकडाउन लगा हुआ है,
या जो लेजी है उसमें स्ट्राइक चल रही है, उसके फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रही है, तो उस सिचुएशन में लेजर चाहे तो मिनिमम रेंट में कुछ रियायत भी दे सकता है कि चलो इस ईयर का मिनिमम रेंट कम दे देना। अगर 1 लाख फिक्स था तो 5th ईयर के लिए मैं मिनिमम रेंट की अमाउंट 50,000 कर रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है। तो वो क्वेश्चन में बोला होता है, तो जैसे बोला होगा उसके हिसाब से हमें मिनिमम रेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। बताना यहाँ तक क्लियर है यार? यस सर। एवरीवन? Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब तीसरा पॉइंट आता है यहाँ से हमारा शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या है? जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, फर्स्ट ईयर में सपोज लेजी ने मिनिमम रेंट, मतलब फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट 1 लाख था और एक्चुअल रॉयल्टी 20,000 थी। तो लेजी ने कितना अमाउंट पे किया? 1 लाख। अब रॉयल्टी बनती थी 20,000 बट उसने पे किया 1 लाख। तो एक तरीके से उसने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, क्योंकि काम निकाला, कोयला निकाला 20,000 रुपये का, पेमेंट करी है 1 लाख रुपए की। तो कितनी अमाउंट उसने एक्स्ट्रा पे करी? 80,000। 80,000। फर्स्ट ईयर में उसकी एक्चुअल रॉयल्टी 20,000 की बनती थी, जितना कोयला निकाला उसने उसके बेसिस पे, बट क्योंकि मिनिमम रेंट 1 लाख का था तो उसने पेमेंट 1 लाख की करी होगी। तो कितना अमाउंट उसने ज़्यादा दे दिया? उसने 80,000 रुपये की पेमेंट ज़्यादा करी है। ये 80,000 उसने ज़्यादा क्यों देना पड़ा? क्योंकि उसने कम काम किया। अगर उसने ज़्यादा कोयला निकाला होता तो उसकी एक्चुअल रॉयल्टी बढ़कर 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख से ज़्यादा हो जाती, फिर वो ज़्यादा वाली, और जो कह सकते हैं कि जो ज़्यादा वाली अमाउंट है वो पे करता। तो यहाँ पर उसने 1 लाख पे किया 20,000 के बदले, 80,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़े, बिकॉज ही वर्कड लेस, उसने कम काम किया। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग क्या है? एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर actual royalty is called short working. Short working. Excess of minimum rent over actual royalty is called short working. Excess of minimum rent over actual royalty is called short working. ये नाम लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है ना। लेजी कम काम करेगा तो बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला बना मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। इन दोनों के डिफरेंस को शॉर्ट वर्किंग बोला जाएगा। अब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर मिनिमम रेंट ज़्यादा होना चाहिए, एक्चुअलिटी कम होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर उल्टा हो, लाइक एक्चुअलिटी ज़्यादा बन रहा है और मिनिमम रेंट कम है, तो वो शॉर्ट वर्किंग नहीं होती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसी वाले एग्जाम्पल में अगर मैं ऊपर आ जाऊँ, ये जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किया था, इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि शॉर्ट वर्किंग कितनी है, तो बताओ फर्स्ट ईयर में कितनी शॉर्ट वर्किंग होगी? एनीवन? 80,000। 80,000। सेकेंड ईयर में कितनी शॉर्ट वर्किंग होगी? 20,000। 20,000। थर्ड ईयर में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, देयर इज नो शॉर्ट वर्किंग इन द थर्ड ईयर। ठीक है, तो excess of minimum rent over actual royalty, the difference is called short working. Conversely stated, इसका उल्टा बोले, excess of actual royalty over minimum rent is called excess working.
और जिस ईयर में ऐसा हो जाए कि एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा आ रहा है मिनिमम रेंट से, तो लेजी एक्चुअल रॉयल्टी पे करेगा, लेकिन वो जो उसने एक्सेस अमाउंट पे करी है मिनिमम रेंट से ऊपर, उसको एक्सेस वर्किंग बोलेंगे। एक्सेस वर्किंग का मतलब है कि उसने ज़्यादा आउटपुट निकाला है और इस हिसाब से उसने ज़्यादा अमाउंट पे करी है। इसमें कोई लॉस नहीं हुआ उसे, जितना काम किया उतने पैसे दे रहा है, जितना कोयला निकाला उतने पैसे दे रहा है। तो ये होगा एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है, इसको हम एक्सेस वर्किंग बोलेंगे। तो शॉर्ट वर्किंग कब होगी? जब मिनिमम रेंट ज़्यादा, एक्चुअल रॉयल्टी कम। एक्सेस वर्किंग कब होगी? जब एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा और मिनिमम रेंट कम। डिफरेंस निकाल देना है दोनों केस में। तो पहले शॉर्ट वर्किंग निकलेगी जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा, और फिर एक्सेस वर्किंग निकलेगी जब एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा होगी। बताना क्लियर है यानी? यस सर, क्लियर है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में ही, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एक्सेस वर्किंग, तो फर्स्ट केस में नहीं है, सेकंड केस में नहीं है, थर्ड केस में बताओ कितनी एक्सेस वर्किंग है? 4 4 लाख की एक्सेस वर्किंग है। बताना क्लियर है या नहीं? यस सर। उसके बाद यहाँ से आता है नेक्स्ट पॉइंट, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या चीज होती है? अब शॉर्ट वर्किंग देखा अगर जाए तो लेजी के लिए लॉस है। लॉस कैसे? क्योंकि अपना जरा सोचो, आप मान लो आप एक लेजी हो, आपने फर्स्ट ईयर में जो कोल निकाला उसके हिसाब से आपकी रॉयल्टी 20,000 की बनती है, बट क्योंकि मिनिमम अमाउंट 1 लाख का पे करना था तो आपने 1 लाख पे किया होगा। तो फर्स्ट ईयर में आपने 80,000 की अमाउंट एक्स्ट्रा पे करी है, जो कि आपके कम काम आपने किया उसकी उसकी वजह से हुआ, शॉर्ट वर्किंग की वजह से हुआ। तो ये 80,000 आपके लिए लॉस है। सेकेंड ईयर में फिर आपके शॉर्ट वर्किंग राइज होती है, मान लीजिए इस बार आपकी शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट थोड़ा मान लीजिए कम हो गई है। फर्स्ट ईयर में 80,000 थी तो सेकेंड ईयर में आपने 20,000 की शॉर्ट वर्किंग करी, यहाँ भी लॉस ही है पर लॉस थोड़ा कम हो गया। थर्ड ईयर में आपने काम की स्पीड बढ़ाई और आपकी एक्चुअल रॉयल्टी सपोज 2 लाख रुपए बन के आती है और मिनिमम रेंट 1 लाख रुपए का है, तो अब आप थर्ड ईयर में लैंडलॉर्ड को 2 लाख की पेमेंट करोगे। जब आप 2 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे थे लैंडलॉर्ड को थर्ड ईयर में, तो आप थोड़े से मतलब परेशान से लग रहे थे। तो लेजर बोलता है, लेजी भाई क्या हुआ? कहता सर थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही। उसने पूछा मतलब? सर देखो फर्स्ट ईयर में 20,000 की रॉयल्टी बनती थी, मैंने आपको 1 लाख पे किया था, 80,000 फालतू पे किया मैंने। थर्ड ईयर में सर 80,000 की रॉयल्टी बनती थी, मैंने 1 लाख पे किया था, 20,000 एक्स्ट्रा पे किया था। और थर्ड ईयर में देखो 2 लाख की रॉयल्टी एक्चुअल है, मिनिमम रेंट 1 लाख रुपए का है, मैं आपको 2 लाख पे कर रहा हूँ, है ना? तो मतलब अगर मैं कम काम करता हूँ तो आप मुझे मिनिमम रेंट दे देते हो, अगर मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो आप मुझसे एक्स्ट्रा रॉयल्टी दे देते हो। तो थोड़ा सा जो मेरे फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में लॉस हुए हैं, उस लॉस के बारे में सोच सोच के मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो लैंडलॉर्ड क्या बोलता है? बोलता है देखो क्या नाम है कि मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि जब शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई थी, जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होगी, आप उस शॉर्ट वर्किंग को आगे किसी ईयर में जब एक्सेस वर्किंग होगी, आप उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। उसने बोला जब आपकी शॉर्ट वर्किंग होगी, उसको आगे किसी ईयर में जब एक्सेस वर्किंग होगी, आप उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। तो आप तो जो लेजी है उसने बोला मतलब, है ना? आपने बोला मतलब सर समझ में नहीं आया। तो लैंडलॉर्ड ने ऐसे समझाया, देखो थर्ड ईयर में 2 लाख की एक्चुअल रॉयल्टी है, 1 लाख का मिनिमम रेंट है, तो आपने मुझे 1 लाख का एक्सेस पे किया, ठीक है? आपने 2 लाख पे किया होगा जो कि 1 लाख के मिनिमम रेंट से ऊपर है।
उस 1 लाख के एक्सेस में से आप माइनस कर दो शॉर्ट वर्किंग जो आप प्रीवियस ईयर में मुझे पे कर चुके हैं। तो मान लो प्रीवियस ईयर की दोनों साल की शॉर्ट वर्किंग मिलाकर 90,000 की है। मान लो फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुई थी, वो मिलाकर 90,000 है। तो अब लैंडलॉर्ड क्या बोलेगा कि थर्ड ईयर में 2 लाख की अमाउंट आप मुझे पे करने जा रहे हैं, जिसमें से 1 लाख तो मिनिमम रेंट है और 1 लाख एक्सेस वर्किंग थी। इस 1 लाख की एक्सेस वर्किंग में से आप 90,000 की जो शॉर्ट वर्किंग है प्रीवियस ईयर की, उसे क्या कर दो, एडजस्ट कर लो, बचा 10,000। तो अब आप मुझे 1 लाख का मिनिमम रेंट पे करोगे और 10,000 का ये अमाउंट पे करोगे, तो टोटल पेमेंट 1,10,000 की होगी। तो ये जो सिचुएशन होती है कि जब प्रीवियस ईयर की शॉर्ट वर्किंग को आगे आने वाली एक्सेस वर्किंग में एडजस्ट कर सकते हैं, इस सिचुएशन को, इस अपॉर्चुनिटी को क्या बोला जाता है, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग बोला जाता है। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कुछ ऐसा ही होता है कि आप किसी मॉल में गए और मॉल में आपने किसी स्टोर से बहुत अच्छी खासी शॉपिंग करी, है ना, किसी स्टोर में गए और वहां से आपने कपड़े, वहीं से आपने जूते और बहुत सारी चीजें आपने ले ली। अब काउंटर पे जब पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो आपने पूछा कितना बिल बना, तो वो कहता है कि आपका कह सकते हैं कि 8,000 रुपीज का बिल आपका बनता है। आप उससे पूछते हो कि क्या कोई डिस्काउंट है, वो कहता है नो सर डिस्काउंट नहीं है, लेकिन आपने 8,000 की शॉपिंग करी है तो आपको ना 2,000 का एक कूपन मिलेगा इसके साथ में। आपको 8,000 के साथ में 8,000 के आप पेमेंट करोगे और आपको एक 2,000 का एक कूपन आपको मिल जाएगा। आपने पूछा कि इस कूपन का क्या होगा, तो उसने बोला सर नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे दोबारा शॉपिंग को परचेज करने के लिए, अगर आप 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं, मतलब मिनिमम बिल आपका 10,000 होना चाहिए, उस 10,000 के बिल में ये 2,000 का कूपन लग जाएगा। तो अगर आपकी 11,000 की शॉपिंग होती है नेक्स्ट टाइम में, तो आपको 11,000 माइनस 2,000, केवल 9,000 ही हमें पे करना पड़ेगा। तो ये राइट ऑफ रिकूपमेंट कुछ ऐसा ही होता है कि आपने पहले कोई डिस्काउंट ले लिया, कुछ अमाउंट आपने ज़्यादा पे कर दी और उस अमाउंट को आगे आने वाली सेल्स के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन वो जो कूपन आपको मिलेगा वो लाइफ टाइम तो नहीं होगा कि आपकी मर्जी आप उसे कभी भी यूज़ करो, कि 2021 में कूपन मिला है तो आप 2040 में यूज़ करोगे, या आपने थ्रू आउट योर लाइफ आपने यूज़ ही नहीं किया तो आपके बच्चे यूज़ करेंगे, या आपके बच्चों ने भी यूज़ नहीं किया तो आपके जो पोते हैं वो उसको यूज़ करेंगे। ऐसा तो नहीं होता। कूपन में एक एक्सपायरी पीरियड होता है कि नेक्स्ट 3 महीने के अंदर सेल करोगे तो ही उसे यूज कर सकते हो, वरना नहीं। ऐसी जब लैंडलॉर्ड रिकूपमेंट का राइट देता है लेजी को, तो वो एक लिमिट लगा देता है कि भाई ये शॉर्ट वर्किंग आपको इतने साल के अंदर यूटिलाइज करनी है। अगर इतने साल के अंदर आप यूटिलाइज नहीं कर पाए तो फिर ये लैप्स कर जाएगा। लैप्स करने का मतलब है कि आगे ये इस्तेमाल नहीं होगा। तो रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है कि जो शॉर्ट वर्किंग पास्ट में अकर हुई है, जो लॉस लेजी ने इनिशियल ईयर में अकर किया है, बियर किया है, उस लॉस को आगे हम एडजस्ट करवा देंगे। बताओ पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. राइट। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, व्हेन short working arising in any year can be adjusted against excess working of following years, मतलब आने वाले ईयर। जब किसी ईयर में शॉर्ट वर्किंग आई, उस शॉर्ट वर्किंग को हम आगे आने वाले ईयर की एक्सेस वर्किंग से एडजस्ट कर सकते हैं, फॉलोइंग ईयर और ईयर्स, देन it is called it is called recoupment of it is called recoupment of शॉर्ट वर्किंग। इसको रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग बोला जाता है। इसको रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग
बोला जाएगा। ठीक है, जब शॉर्ट वर्किंग किसी ईयर में अराइज होती है, उसको आगे आने वाली एक्सेस वर्किंग के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसको रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग बोला जाएगा। रिकूपमेंट का मतलब होता है ऑप्शन को अवेल करना, है ना। आप कोई कूपन अगर जब अवेल कर लेते हो, यूटिलाइज कर देते हो, तो उसे रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। द राइट ऑफ रिकूपमेंट द राइट ऑफ रिकूपमेंट कैन बी, अब ये दो तरीके का होता है, या तो फिक्स्ड होगा या फ्लेक्सिबल होगा। रिकूपमेंट का राइट दो तरीके का हो सकता है, या तो फिक्स राइट ऑफ रिकूपमेंट या फ्लेक्सिबल राइट ऑफ रिकूपमेंट। फिक्स होगा या फ्लेक्सिबल होगा वो क्वेश्चन में आपको बता देता है। फिक्स में क्या होता है, फिक्स में लैंडलॉर्ड ऐसे बोलता है कि देखो मुझे पता है कि आपने कोल माइन मुझसे लीज पे ली है, एकदम से तो कोयला आपका मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि आई नो स्टार्टिंग में आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको राइट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी स्पॉट को जिसको आप राइट समझ रहे हो, वहां से कोयला निकालना आप चालू करते हो, 1 महीना 2 महीना काम करने के बाद लगता है कि वो स्पॉट राइट नहीं है, फिर वहां से हट के किसी और स्पॉट पे जाओगे, वहां खोदना स्टार्ट करोगे, तो ऐसा टाइम लगता है। तो लेजर बोलता है कि मुझे पता है कि स्टार्टिंग के 4 साल में ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब कोयला नहीं निकलने वाला, है ना। स्टार्टिंग के 4 साल में ज़्यादा कोयला नहीं निकलने वाला। डेफिनेटली यू माइट बी इन लॉस, हाई चांसेस है कि स्टार्टिंग के 4 सालों में आप लॉस में रहोगे। तो लेजर बोलता है कि स्टार्टिंग के 4 साल में जो शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी, स्टार्टिंग के 4 साल में उसको आगे आने वाली एक्सेस वर्किंग में एडजस्ट कर देना। लेकिन 4 ईयर के बाद किसी और ईयर में अगर शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है, सपोज अगर 5th ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है आफ्टर 4 ईयर्स, या 6th ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है आफ्टर 4 ईयर्स, तो वो मैं रिकूप नहीं करने दूंगा। स्टार्टिंग के जो 4 साल हैं उनमें जो शॉर्ट वर्किंग अराइज हो रही है आप उसी को रिकूप कर सकते हो, या जो स्टार्टिंग के 3 साल हैं उसमें जो शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी आप उसी को रिकूप कर सकते हो। इसके बाद फिर कभी शॉर्ट वर्किंग होती है तो वो रिकूप नहीं होगी। अगर ये सिचुएशन है तो इसको बोला जाता है फिक्स राइट ऑफ रिकूपमेंट। फिक्स राइट ऑफ रिकूपमेंट में अ, कौन से ईयर की शॉर्ट वर्किंग आप रिकूप कर सकते हो, उस पर एक लिमिट लगा देते हैं कि इतने साल तक में या फर्स्ट फ्यू ईयर्स में जो शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी आप उसी को रिकूप कर सकते हो। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, फ्लेक्सिबल में लैंडलॉर्ड ऐसा बोलता है, लेजर ऐसा बोलता है कि किसी भी ईयर में शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है, किसी भी ईयर में वो आके रिकूप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट ईयर में अराइज होगी वो भी रिकूप कर सकते हो, सेकंड ईयर में अराइज होगी वो भी रिकूप कर सकते हो, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एनी ईयर, किसी भी ईयर में शॉर्ट वर्किंग अगर अराइज होती है तो आप उसको रिकूप कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि स्टार्टिंग के 3 साल में जो अराइज होगी उसी को रिकूप करोगे, नहीं, किसी भी ईयर में शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी तो आप उसको रिकूप कर सकते हो। तो ये होते हैं फ्लेक्सिबल। तो फिक्स में क्या होता है, लिखते हैं इसके बारे में। फिक्स में क्या होता है, फिक्स में स्टार्टिंग के फ्यू ईयर्स की रॉयल्टी, स्टार्टिंग के फ्यू ईयर की शॉर्ट वर्किंग ही रिकूप होती है। when the right of recoupment when the right of recoupment is fixed, then lessee can recoup short working arising in few initial years only, few initial years only। स्टार्टिंग के ईयर्स में जो शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है वो उसी को ही रिकूप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है, शॉर्ट वर्किंग arising in first 3 years can be recouped
in excess working of following years. क्वेश्चन ये बोल सकता है कि स्टार्टिंग के 3 साल में अगर कोई शॉर्ट वर्किंग आती है तो हम उसी को ही रिकूप कर सकते हैं, उसके बाद अगर शॉर्ट वर्किंग होगी तो वो एडजस्ट नहीं होगी। दूसरा है व्हेन राइट ऑफ रिकूपमेंट इज फ्लेक्सिबल। जब राइट ऑफ रिकूपमेंट फ्लेक्सिबल होता है तो लेजी को किसी भी ईयर में शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है वो उसको आगे यूटिलाइज कर सकता है। देन लेजी कैन रिकूप short working arising in any year। किसी भी ईयर में शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है, ठीक है, उसको वो रिकूप कर सकता है अगेंस्ट excess working ऑफ फॉलोइंग ईयर्स। बेटा राइटिंग ना समझ में आए तो पूछ लेना। और थोड़ा सा मेरे पास सरफेस जो है वो वो अनइवन है, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। एक्सेस वर्किंग ऑफ फॉलोइंग ईयर या ईयर्स। तो राइट ऑफ रिकूपमेंट अगर फ्लेक्सिबल होगा तो शॉर्ट वर्किंग कभी भी अराइज होगी, लेजी को टेंशन नहीं लेनी, वो आगे क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, अगेंस्ट एक्सेस वर्किंग ऑफ फॉलोइंग ईयर्स। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, शॉर्ट वर्किंग arising in any year can be recouped in next 2 years following the year of occurrence of short working। ठीक है, फ्लेक्सिबल में आप किसी भी ईयर में शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है उसको रिकूप कर सकते हो, लेकिन एक टाइम तक एक लिमिट लगा देता है कि अगले 2 साल में इस्तेमाल कर लेना, अगले 3 साल में कर लेना। क्या मतलब है कहने का, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, शॉर्ट वर्किंग arising in, उसके बाद दूसरा कॉलम है रिकूपमेंट टिल एंड ऑफ। अगर शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में अराइज होती है, आपने उसे अगले 2 साल में, अगले 2 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज करना है, तो बताओ कौन से ईयर के एंड तक आपने उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा अगर 2 साल तक का टाइम है, बताइए। थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड तक, राइट। तो आपको थर्ड ईयर के एंड तक इसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। ऐसे अगर सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है तो इसे कब तक खत्म करना पड़ेगा आपने, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर तक। ऐसे मान लो अगर फिफ्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है तो उसे कब तक करोगे, सेवेंथ। 7 ईयर, राइट। तो जिस भी ईयर में शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी, क्वेश्चन कह रहा है कि अगले 2 साल के अंदर उसे खत्म करना है। तो जो 5वें साल में लॉस आया था आपका, मतलब शॉर्ट वर्किंग हुई थी, उसको 6th ईयर में नहीं तो 7th ईयर में यूज करना पड़ेगा। अगर 6th ईयर और 7th ईयर में यूज करने के बाद भी कुछ अमाउंट बच जाती है तो वो लैप्स कर जाएगी, फिर वो यूटिलाइज नहीं होगी। ऐसे मान लो कि अगर 7th ईयर में शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है तो उसको 9th ईयर तक खत्म करना है आपको, अगर यही 2 साल वाला पॉइंट लेके चलते हैं तो। अगर 3 साल बोल देता कि शॉर्ट वर्किंग किसी भी ईयर में राइज होगी, उसको अगले 3 साल में इस्तेमाल कर सकते हो, तो जो फर्स्ट ईयर तक खत्म, जो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग होगी राइज, उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैक्सिमम 4th ईयर तक यूटिलाइज कर सकते हो, उसके बाद लैप कर जाएगा। ऐसे अगर सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग होती है और 3 साल का टाइम है तो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, मैक्सिमम फिफ्थ तक यूटिलाइज कर सकते हो,
उसके बाद वो लैप कर जाएगा। तो फ्लेक्सिबल वाले में ऐसे होता है कि हर साल की शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के लिए अवेलेबल होती है, बट उसमें एक टाइम लिमिट होती है कि नेक्स्ट 2 साल में, नेक्स्ट 3 साल में आपने उसको यूटिलाइज करना है। बताना कि ये क्लियर है या नहीं। Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? बीच में आवाज आ रही थी कुछ। No, sir. ओके, सबको समझ में आ गया? विशाल, सौरभ Yes, sir. और सुभाजीत, ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो इस तरीके से आपका चलता है। चलो अब इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी पेबल, कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी पेबल in different situation. Calculation of royalty payable in different situation. चलो, suppose actual royalty 10 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस है, मतलब आउटपुट के ऊपर है। मान लो मिनिमम रेंट 50,000 है पर एनम। आउटपुट इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में 3,000 यूनिट है, सेकेंड ईयर में 4,000 यूनिट्स हैं, थर्ड ईयर में 6,000 यूनिट्स हैं, फोर्थ ईयर में 7,000 यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा चलते हुआ जा रहा है, राइट। और उसके बाद फिफ्थ ईयर में 4,000 यूनिट्स। और इस ईयर में ब्रैकेट में कह रहा है कि स्ट्राइक है 3 महीने, 5वें साल में 3 महीने स्ट्राइक रही थी। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है द रॉयल्टी एग्रीमेंट contains following important clause या following important points. Answer, she is crying. She is crying. The royalty agreement contains following important points. पहला, the short working arising in any year can be recouped in 2 years following the short working. ये कौन सा राइट है बेटा, फिक्स या फ्लेक्सिबल? क्या चल रहा है, पढ़ के मालूम आपको? The short working arising in any year can be recouped in 2 years. ये 2 साल लिखा हुआ है, 2 years following the years of short working. फिक्स राइट है या फ्लेक्सिबल है? Flexible.
ये आपका फ्लेक्सिबल है ना, क्योंकि एन ईयर बोला हुआ है, एन ईयर है तो मतलब फ्लेक्सिबल हो गया। इन इवेंट ऑफ स्ट्राइक minimum rent would be reduced proportionately proportionally for the period of strike। ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा, उसको पहले नोट कर लो और फिर इसमें हम हर ईयर की रॉयल्टी निकालेंगे। पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में एक्चुअल रॉयल्टी आपको 10 रुपये पर यूनिट की बोली हुई है, जितना आउटपुट निकालोगे। मिनिमम रेंट 50,000 का है, कुछ भी हो जाए हर साल 50,000 पे करना है आपको। फर्स्ट ईयर का आउटपुट 3,000 है, सेकंड ईयर का 4,000 है, थर्ड ईयर का 6,000, फोर्थ ईयर का 7,000, फिफ्थ ईयर का 4,000। फिफ्थ ईयर का आपका 4,000 है, और जिसमें 3 महीने की स्ट्राइक थी। रॉयल्टी एग्रीमेंट में कहता है कि शॉर्ट वर्किंग किसी भी साल में अगर अकर होती है, उसको अगले 2 साल में रिकूप कर सकते हैं। और अगर किसी ईयर में स्ट्राइक होती है तो मिनिमम रेंट को उसी हिसाब से कम कर दिया जाएगा। मतलब अगर 3 महीने स्ट्राइक थी तो 3 महीने का मिनिमम रेंट वेव्ड ऑफ कर दिया जाएगा, 3 महीने का मिनिमम रेंट माफ कर दिया जाएगा। जितने समय तक एक्चुअल में काम हुआ उतने ही समय का मिनिमम रेंट दिया जाएगा, ये क्लॉज है। बताना तो जब क्वेश्चन पूरा लिख लो तो। क्वेश्चन लिख लोगे तो बताना, सॉल्व करेंगे इसको। Done, sir. राइट, आई गेस सबने कर लिया। चलिए अब यहाँ से बनाएंगे हम स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी। किसी का रह गया तो बता देना, स्क्रीन ऊपर कर देंगे। अब एक स्टेटमेंट बनेगा, पहले मुझे करने देना क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉलम बनेंगे, उसके बाद नोट करना आप लोग। देयर आर मोर देन 8-10 कॉलम्स, अदरवाइज कॉपी में स्पेस नहीं बचेगा आपको, फिर आपको एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। तो पहले मैं कर लूँ फिर आप करोगे, देखो आराम से। ये ईयर है, देन वी हैव आउटपुट, फिर एक्चुअल रॉयल्टी, एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट। उसके बाद मिनिमम रेंट, उसके बाद एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं EW, समझ जाना, EW का मतलब एक्सेस वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग के अंदर बहुत सारे सब कॉलम बनते हैं। शॉर्ट वर्किंग अकर्ड कितनी हुई, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड कितनी रिकूप करी, शॉर्ट वर्किंग लैप्स्ड कितनी शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो गई, देन फाइनल कॉलम इज शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड, कितनी शॉर्ट वर्किंग आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, मतलब वेटिंग टू बी रिकूप्ड इनकमिंग ईयर्स। इस तरीके से स्टेटमेंट बनेगा जिसमें शॉर्ट वर्किंग वाले कॉलम में 4 सब कॉलम बनते हैं। शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, शॉर्ट वर्किंग अकर्ड, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, शॉर्ट वर्किंग लैप्स्ड एंड शॉर्ट वर्किंग कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, इस तरीके का स्टेटमेंट है। लाइनें आपकी बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। मेरा थोड़ा सा भी ये टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है ना बेटा।
बिंगो। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। पहले हर साल का आउटपुट लिखेंगे कितना कितना है, और थोड़ा सा मैं इस तरीके से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी डाल देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना आए। आपके तो कॉपी में लाइंस होगी तो ये करने की जरूरत नहीं होती है। मैं थोड़ा इस तरीके से लाइनें डाल देता हूँ ताकि राइट। तो सबसे पहले हर ईयर का आउटपुट लिख लो। आउटपुट है हमारा 3000, 4000, 6000, 7000। 3 4 6 7, ठीक है। 3 4 6 7, तो ये है 3000, 4000, 6000, 7000, 4000, ठीक है। और ये फोर्थ ईयर है, इस फोर्थ ईयर में स्ट्राइक थी तो ये हमने फिफ्थ ईयर के नीचे ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में बताने के लिए। रॉयल्टी का रेट था 10 रुपये पर यूनिट। तो इस हिसाब से अगर 3000 आउटपुट फर्स्ट यूनिट में निकाला है तो फर्स्ट ईयर की रॉयल्टी बनेगी 30,000, है ना। 3000 इंटू 10, 30,000। 4 इंटू 10 ये बन जाएगा 40,000। 6 इंटू 10 ये बन जाएगा 60,000। 7,000 इंटू 10 ये बन जाएगा 70,000। और 4 इंटू 10 ये बन जाएगा 40,000। क्योंकि रॉयल्टी का रेट है ₹10 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। जितना आउटपुट आप बनाओगे, उस पर आपको 10 रुपये पर यूनिट की रॉयल्टी पे करनी है। तो एक्चुअल रॉयल्टी फर्स्ट ईयर में 30,000, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया मैंने आउटपुट को। बताओ ये एक्चुअल रॉयल्टी क्लियर है या नहीं? Clear, sir. Yes, sir. Right. The minimum rent of each year is 50,000. एक मिनट। हाँ चल, थोड़ा शोर। थोड़ा आवाज आ रही है ज्यादा। नहीं तो एक काम करो, ये ना वो लगा लो, गेट लगा दो जी। तो जो मिनिमम रेंट है हर ईयर का वो 50,000 है, ठीक है। तो मिनिमम रेंट हर ईयर का आपका 50,000 हो गया। 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। लेकिन फिफ्थ ईयर में क्या है, फिफ्थ ईयर में 3 महीने की स्ट्राइक थी। अगर 3 महीने की स्ट्राइक थी तो 5वें महीने का मिनिमम रेंट उस हिसाब से कम करना पड़ेगा। तो मिनिमम रेंट फॉर फिफ्थ ईयर कैसे निकालोगे? कि वैसे तो 50,000 है, बट क्योंकि 3 महीने स्ट्राइक थी तो 50,000 का 3/12 करो, मतलब 3 महीने का मिनिमम रेंट निकालो, उससे कम कर दो। या आप सीधे 50,000 इंटू 9/12 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने का छोड़ना है, इसका मतलब 9 महीने का लेना है। तो दोनों सिचुएशन में ये 37,500 आएगा। जैसे मर्जी निकाल लो। बताओ के लिए या नहीं? Clear, sir. ठीक है। तो चौथे साल में, 5वें साल में मिनिमम रेंट को कम करना है। कम क्यों किया, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि क्वेश्चन ने Yes, बोला sir. है Yes, जिस sir. ईयर में स्ट्राइक होगी उस ईयर में मिनिमम रेंट को कम कर देना इन प्रोपोर्शन टू स्टॉपेज ऑफ वर्क। जितने महीने काम नहीं हुआ उतने के लिए। तो 3 महीने का छोड़ना है तो 50,000 में से 3 महीने का माइनस करो, या सीधे 9 मंथ का ले लो। तो हमारा जो ये मिनिमम रेंट आएगा, इसको चलो मैं यही फिक्स कर देता हूँ। मिनिमम रेंट आएगा हमारा वो 37,500 आएगा। तो ये इस तरीके से हमने स्टार्टिंग के 4 कॉलम भर लिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने आउटपुट, आपने ईयर लिखा है, आउटपुट लिखा है, रॉयल्टी लिखी है और मिनिमम रेंट लिखा है। तो स्टार्टिंग के जो 4 कॉलम होते हैं ये आपको वर्टिकली भरने होते हैं, है ना। ये आपको कॉलम में भरने होते हैं। लेकिन अब जो आखिर के 4-5 कॉलम हैं इसको आपने रो में भरना होता है, ये ध्यान रखना।
ये सारा तो आपने भरा है कैसे, कॉलम वाइज, ये सारा कॉलम वाइज गया आपका ऐसे, ठीक है, ये कॉलम वाइज गया है, ये भी कॉलम में गया है, ये भी कॉलम में गया है, ये भी कॉलम में गया है ऐसे। लेकिन अब जो कॉलम भरेंगे अब वो रो में भरने हैं। अब रो में भरने इसका ये मतलब है अब ऐसे भरे जाएंगे, अब ऐसे भरे जाएंगे, ठीक है। जब आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हो तो आपको ये बात पता नहीं चलती है, लेकिन जब करेंगे तो मालूम चलता है। अब ये रो में भरना है आपको, कैसे भरेंगे देखना। देखो जी, तो फर्स्ट ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी 30,000 है, मिनिमम रेंट 50,000 है। व्हाट वुड यू पे, 30,000 और 50,000? बताओ। सर 20,000 अफकोर्स। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पेमेंट क्या 50,000 करोगे। 30,000 की एक्चुअल रॉयल्टी है और 50,000 का मिनिमम रेंट है, कितना पे करोगे? 50,000 हाँ बेटा, एक कॉलम की ना जगह इसमें कम 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 मेरे पास रहेगी, एक कॉलम और बनेगा। कैरी फॉरवर्ड के बाद एक कॉलम बनता था पेमेंट का। अब मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसी में एडजस्ट कर रहा हूँ, इससे मैंने कहा था आप लोग मत नोट करना अभी। आखिर में ना एक कॉलम और बनेगा, वो रह गया इसमें, तो ये मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। चलो ये कॉलम है पेमेंट का, आखिरी वाला, ये कैरी फॉरवर्ड, ये शॉर्ट वर्किंग के अंदर। और फिर शॉर्ट वर्किंग के कॉलम खत्म हो जाएंगे। शॉर्ट वर्किंग के 4 कॉलम है, 1 2 3 4, फिर एक कॉलम बनेगा पेमेंट का। मैं खाली पी लिख रहा हूँ, समझ जाना, पी का मतलब पेमेंट है। तो 30 या 50, 30 या 50 आप दोनों में से कौन सा पे करोगे? आप 50,000 पे करोगे। तो जो 30 और 50 का डिफरेंस है उसको क्या बोला जाएगा, एक्सेस वर्किंग या शॉर्ट शॉर्ट वर्किंग? शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग। जब भी एक्चुअल वैलिटी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा होती है, तो इस डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, शॉर्ट वर्किंग बोलोगे। तो यहाँ आपने 20,000 लिख दिया। नेक्स्ट ईयर में आ जाओ। अगले साल में 40,000 की एक्चुअल वैलिटी है, 50,000 की मिनिमम रेंट है। व्हाट वुड बी यू पेइंग, कितना पे करोगे, 40 या 50? 50,000। तो सर ये भी आपका 50 पे करोगे, ये सर डिफरेंस आपने आएगा। एक्सेस कॉलम क्या लास्ट में ऐड किया? क्या चीज़? जो एक्सेस कॉलम था वो लास्ट में ऐड किया? नहीं, एक्सेस वाला तो पहले से था, ये कैरी फॉरवर्ड के बाद, कैरी फॉरवर्ड के बाद एक पेमेंट वाला कॉलम है, ये कॉलम मैंने ऐड किया, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग में 4 कॉलम थे, अकर्ड, रिकॉर्ड, लैप्स, कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद एक कॉलम बनाया पेमेंट का, जिसको मैंने लिख दिया पी, राइट। तो एक्स्ट्रा वर्किंग फर्स्ट ईयर में नहीं है, फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है। सेकंड ईयर में भी 40 या 50, तो आप 50 पे करोगे, तो आपको 10,000 ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो वो शॉर्ट वर्किंग है क्योंकि काम आपने कम किया है। नेक्स्ट ईयर में 60,000 या 50,000, कितना पे करोगे, बताओ कितना पे करोगे? 60,000 डेफिनेटली। फिलहाल अभी तो 60 और 50 में से 60 ज़्यादा है, तो आप 60 पे करोगे। अब की बार एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा होगी मिनिमम रेंट से, तो अब जो डिफरेंस आएगा 10,000 का, इसको बोलेंगे एक्सेस वर्किंग। अगेन नेक्स्ट ईयर में 70,000 की एक्चुअल रॉयल्टी है, 70,000 की एक्चुअल रॉयल्टी है, 50,000 का आपका मिनिमम रेंट है, 70,000 ज़्यादा है, तो 70 पे करोगे, तो 20,000 का एक्सेस आ गया, ये हो जाएगा एक्सेस वर्किंग। नेक्स्ट ईयर में 40,000 की एक्चुअल रॉयल्टी, 37,500 का मिनिमम रेंट। अगेन यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है, तो यहाँ 2500 की एक्सेस वर्किंग। तो पहले तो ये इस तरीके से भरना है आपको कि शॉर्ट वर्किंग निकल रही है या एक्सेस वर्किंग निकल रही है। बताओ ये क्लियर है या नहीं? यस सर। Yes, sir. एवरीवन, एवरीवन, Clear, sir. राइट। अब क्या होगा देखो, फर्स्ट ईयर में ये 20,000 की शॉर्ट वर्किंग अकर हुई, तो आप ये समझिए कि आपको 20,000 का कूपन मिल गया। क्या करोगे फर्स्ट ईयर में, आप इस कूपन को संभाल के रखोगे। संभाल के रखने का मतलब है इसको अब अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो यही 20,000 का कूपन, इसको मैं 20K लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं मेरे पास, यही 20,000 का कूपन अब अगले साल के लिए आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। इसको आप कब तक यूटिलाइज करोगे, टिल हाउ मेनी ईयर्स, या टिल द एंड ऑफ विच ईयर आपने इसको यूटिलाइज करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, 2 साल तक। जो भी कूपन आएगा, जो भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी, उसको 2 साल में, अगले 2 साल में आपको यूटिलाइज करना है। तो अगर फर्स्ट ईयर में आपके पास 20,000 का एक कूपन आया है, फर्स्ट ईयर में 20,000 की शॉर्ट वर्किंग आई है,
तो उसे कब तक खत्म करना पड़ेगा आपने, बताओ। थर्ड ईयर। थर्ड ईयर तक। उसे थर्ड ईयर तक खत्म करना पड़ेगा, ये याद रखना है। ओके, तो 30 से 50 फर्स्ट ईयर में यू विल बी पेइंग 50,000, तो आप 50,000 की पेमेंट करोगे। तो ये मैंने 50K लिख दिया पेमेंट वाले कॉलम में। ओके, नेक्स्ट ईयर में आपके पास दोबारा से 10,000 का एक नया आपके पास कूपन आ गया, ठीक है ना। ये हमारा पहला कूपन है, इसको मैं लिख रहा हूँ ए, समझ जाना। और ये मेरा नेक्स्ट कूपन है, इसको मैं लिख रहा हूँ बी, राइट। अब कूपन फिर से आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिकूपमेंट तो हम कर नहीं पाएंगे। रिकूपमेंट का मतलब होता है कूपन को यूटिलाइज करना। कूपन यूटिलाइज तभी होगा जब एक्सेस वर्किंग होगी। जब एक्सेस वर्किंग ही नहीं है, हम रिकूपमेंट नहीं कर सकते। ओके, फर्स्ट ईयर का जो कूपन है, क्या वो सेकंड ईयर में लैप्स करेगा, बताओ। फर्स्ट ईयर में जो 20,000 का नो कूपन सर। मिला था, क्या वो सेकंड ईयर में लैप्स कर जाएगा? नहीं, थर्ड अभी ईयर में लैप्स करेगा। नहीं, हाँ अभी लैप्स नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे? नाउ वी आर हैविंग टू कूपन, हमारे पास दो दो कूपन है। एक कूपन 20,000 का हमारे पास पहले से ही है, जिसका नाम मैंने ए रखा है। और हमारे पास अभी 10,000 का एक फ्रेश कूपन आ गया है। तो नाउ वी आर होल्डिंग टोटल कूपन वर्थ ₹30,000। हमारे पास 30,000 के टोटल हो गए। इस 30 में 20,000 भी इंक्लूड है, और इस 30,000 में 10,000 का फ्रेश वाला भी इंक्लूड है। टोटल मिला के 30,000 का कूपन हमारे पास आ गया, जो कि हम अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी लैप्स नहीं हुआ। फिर 40 या 50 पेमेंट किसकी करोगी? पेमेंट तो 50 की करोगी, दोनों में से जो भी हायर होगा, 40 या 50, एक्चुअल रेंट या मिनिमम रेंट, विच एवर इज हायर। थर्ड ईयर में हमने देखा कि हमारी 10,000 की एक्सेस वर्किंग आ गई। जब भी एक्सेस वर्किंग आएगी, तो इसका मतलब अब हम कुछ रिकूपमेंट करेंगे। जब भी एक्सेस वर्किंग दिख जाए, तो इसका मतलब अब रिकूपमेंट होने वाली है, कूपन लगाने का टाइम आ गया। यू आर होल्डिंग टू कूपन, वन इज कूपन ए, अदर इज कूपन बी। कौन सा कूपन यूटिलाइज करोगे? ए यूज करोगे या बी यूज करोगे? ये ए आपकी सर। मर्जी है, ये आपकी ए मर्जी। सर। रीजन बताओ, ए को क्यों यूज करें, बी को क्यों नहीं? क्योंकि सर ए को पहले यूटिलाइज नहीं किया तो वो थर्ड ईयर में लैप्स हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ए की एक्सपायरी आ गई है, थर्ड ईयर आखिरी ईयर है। अगर थर्ड ईयर में ये यूज हो गया तो ठीक है, नहीं यूज हुआ तो ये एक्सपायर कर जाएगा। तो कूपन को यूज करने में हमेशा फीफो मेथड लगाना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले मिला था उसको पहले यूज करेंगे, ओल्डेस्ट को पहले यूज करना है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी जल्दी आएगी। तो हमारे पास 20,000 का कूपन पड़ा है, लेकिन एक्सेस कितनी है? 10,000। तो मैं 10,000 ही लगा सकता हूँ ना, मैं 10,000 ही लगा सकता हूँ। रिकूपमेंट कैन नॉट एक्सीड एक्सेस वर्किंग। रिकूपमेंट कितनी होती है? एक्सेस वर्किंग तक ही होती है, या तो उससे कम होगी या उसके बराबर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इस 20,000 के कूपन में से 10,000 की एक्सेस वर्किंग थी, तो 20,000 में से 10,000 मैंने यहाँ लगा दिए। लेकिन इस 20,000 में से 10,000 अभी भी बचा हुआ है। इस 20,000 का बचा हुआ 10,000 क्या मैं अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? नो सर। नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि थर्ड ईयर में इस 20,000 की क्या है, एक्सपायरी है। तो इसका बचा हुआ 10,000 एक्सपायर कर जाएगा। इस 20,000 में से 10,000 मैंने यूज कर लिए अगेंस्ट दिस, और 10,000 बच गया, वो लैप्स कर जाएगा। तो उसको मैंने लैप्स वाले कॉलम में डाल दिया। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। एवरीवन? सर Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद कैरी फॉरवर्ड का कॉलम है। क्या मेरे पास कोई कूपन बचा हुआ है, या सारे कूपन यूटिलाइज और लैप्स हो गए? सर कूपन बी बचा हुआ है। कूपन बी बचा हुआ है, कूपन बी बचा हुआ है, क्योंकि ये तो ए का हुआ है। ए का इतना इस्तेमाल हुआ है, ए का इतना रिकूप हुआ, ए का इतना रिकूप हुआ, इतना लैप्स हुआ। ये बी तो बचा हुआ है ना। ये बी हमें सेकंड ईयर में मिला है। इसको कितने साल तक, बाय द एंड ऑफ विच ईयर मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ मैक्सिमम? बताओ। जो ईयर। सेकंड ईयर, जो फोर्थ ईयर। सेकंड, सर हाँ फोर्थ ईयर तक। फोर्थ ईयर तक। सेकंड ईयर में जो मुझे 10,000 मिला था, उसको मैं फोर्थ तक यूज कर सकता हूँ। तो अगर थर्ड में इसका नंबर नहीं आया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, वी विल होल्ड दिस एंड वी विल कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। क्योंकि 4 साल के एंड में ये एक्सपायर होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर 10,000 भी हमने कैरी फॉरवर्ड में डाल दिया। नाउ हाउ मच अमाउंट यू वुड पे, 60,000 या 50,000, कितना पे करोगे? दोनों में से जो आपका हाइयर है, कौन सा हाइयर है? 60। तो 60K आपको पे करना है। लेकिन 60K में आप 10,000 का कूपन लगा दोगे। ये जो रिकूप किया था आपने, ये रिकूप वाला आप यहाँ माइनस कर दोगे। तो अल्टीमेटली आपकी जो पेमेंट बनेगी, वो 50,000 की बनेगी। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर।
ये बात समझ में आ रही है? सर एक कि बार आपको फिर से बोलेंगे? एक बार फिर से देखो। थर्ड ईयर में 60,000 की एक्चुअल रॉयल्टी है, ठीक है। थर्ड ईयर में 60,000 की आपकी एक्चुअल रॉयल्टी है और 50,000 का आपका मिनिमम रेंट है। तो अमाउंट कौन सी पे करोगे? एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में से जो हायर होता है, हायर अमाउंट पे करते हो। तो पेमेंट 60,000 की होनी चाहिए। लेकिन जब आप 60,000 की पेमेंट करने जाओगे, आप जेब से 10,000 का कूपन लगा के दे दोगे साथ में कि मैं रिकूप कर रहा हूँ, उसको एडजस्ट करो। तो 60,000 में से 10,000 माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअल कैश पेमेंट 50,000 की होगी। तो जिस ईयर में रिकूपमेंट हुई है, आपने उसको पेमेंट में से लेस कर देना है। जितनी आपकी पेमेंट बनेगी, पेमेंट में से रिकूपमेंट का अमाउंट माइनस हो जाएगा। इसका ये मतलब होगा कि आपको डिस्काउंट मिल गया। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. राइट। अगले साल में 20,000 की एक्स्ट्रा वर्किंग आ गई। नेक्स्ट ईयर में 20,000 की एक्स्ट्रा वर्किंग आ गई। जब भी एक्स्ट्रा वर्किंग आएगी, हम अपनी जेब चेक करेंगे कि क्या कोई कूपन है, क्योंकि एक्सेस वर्किंग के अगेंस्ट हम कूपन को अप्लाई कर देते हैं। तो क्या कूपन है बेटा हमारे पास? बताइए। यस। यस है। कितने का है? 10,000। 10,000 का पड़ा हुआ है, ये वाला जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। एक्सेस वर्किंग 20,000 की है, बट वी आर होल्डिंग कूपन वर्थ ₹10,000 ओनली। तो हम 10,000 ही लगा पाएंगे। अगर 12,000 का होता 12,000 भी लग जाता, 15 का होता 15 भी लग जाता। मैक्सिमम कहाँ तक लगता? 20,000 तक का कूपन हम यहाँ लगा सकते थे फोर्थ ईयर में। बट द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट हैविंग दैट मच कूपन। हमारे पास 10,000 का ही पड़ा हुआ है बी वाला, तो 10,000 ही लगेगा। ये 10,000 अगर पूरा पूरा यूटिलाइज हो गया, तो क्या बी का कुछ हिस्सा लैप्स हुआ? नो सर। नहीं हुआ। क्या लैप्स में कुछ नहीं आएगा? लैप्स में कुछ नहीं आएगा। क्या हमारे पास और भी कोई कूपन है या सारे कूपन खत्म हो गए? खत्म हो गया सर। खत्म हो गए। तो क्या कुछ कैरी कैरी फॉरवर्ड होगा? No, sir. तो कैरी फॉरवर्ड में कुछ नहीं होगा। तो ना लैप्स हुआ और कोई बचा भी नहीं है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करें। राइट। अब अगेन 70,000 या 50,000, कितनी पेमेंट करोगे आप? 70 या 50? 70. 70। दोनों में से जो हायर होगा 70। क्या कोई कूपन लगाया आपने? लगाया है। कितने का? 10,000 का। तो 70 में से ये 10,000 लेस करना पड़ेगा। तो कितने की पेमेंट करोगे? 60. 60 के की। क्या ये बात समझ में आ गई? 70 या 50 में से 70 की पेमेंट करनी थी। 70,000 की पेमेंट के अगेन 10,000 का कूपन लगा दोगे जो रिकूप किया है आपने, तो नेट 60,000 आपको पे करना पड़ेगा। बताओ क्लियर है या नहीं? Clear, sir. यस सर। एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, क्लियर। चलिए, फिफ्थ ईयर में 2500 की फिर से एक्स्ट्रा वर्किंग आ गई। जब भी एक्स्ट्रा वर्किंग आएगी, हम अपनी जेब देखेंगे। जेब देखेंगे मतलब ये चेक करेंगे कि क्या क्रेडिट फॉरवर्ड में कुछ पड़ा हुआ है। तो क्या हमारे पास कोई कूपन है अभी? नो सर। नहीं है सर। तो ना तो हम रिकूप कर सकते हैं। लैप्स से क्या होगा? क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे? कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब 40 या 37,500 कौन सा हायर है? 40,000। 40। तो हमें 40 ही पे करना पड़ेगा। हमें 40 ही पे करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ कूपन नहीं पड़ा हुआ जो इसमें से कम हो जाए, तो 40,000 की पेमेंट हो जाएगी। तो ये होता है पूरा तरीका, इस तरीके से किया जाता है। बताना क्लियर है या नहीं? Clear, sir. एवरीवन? यस यस सर। सर। ठीक है, अब ये बना Clear, लो। sir. अब ये बना लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा ठीक लगे आपको। ये क्वेश्चन था और इसे करो। एक काम करो, इसके फोटो फोटो खींच लो और इसको घर में अपने आप बनाना। पहले क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करना, फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। बताना। सर शॉर्ट वर्किंग का पहले का वो एक्रूड लिखा हुआ है। वो लिखा है मैंने, शॉर्ट वर्किंग अकर्ड, OCCURED। शॉर्ट वर्किंग अकर्ड, अकर्ड का मतलब होता है होना, घटना होना। जैसे एन एक्सीडेंट अकर्ड लेट नाइट, तो लेट नाइट एक एक्सीडेंट हुआ, ऐसे शॉर्ट वर्किंग हुई, शॉर्ट वर्किंग अकर्ड।
फिर रिपोर्ट है, फिर लेफ्ट है और फिर कैरी फॉरवर्ड है। लास्ट कॉलम है पेमेंट का, उसको मैंने पी लिखा हुआ है, तो वो आप लोग समझ, आप लोगों को उसको अपने आप समझना है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? या इसको नोट कर रहे हो, जैसे आपकी इच्छा है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करने को दूंगा और एक्स्ट्रा, वो आप करना और मुझे सबमिट करना सॉल्यूशन उसका, आज तक या कल तक। अभी कल भी हम अकाउंट्स ही करेंगे, क्योंकि एक मार्जिनल कॉस्टिंग का लेक्चर मैंने कॉस्टिंग में आपको देखने के लिए बोला हुआ है। ट्यूजडे मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करना है, लेकिन फर्स्ट क्लास का उसका रिकॉर्डेड वीडियो देखना है। 2 घंटे का वीडियो है, उसमें सारे फॉर्मूले अच्छे से मैंने समझाएंगे। अगर नहीं दिखाओ तो आज देख लेना। उस वीडियो का लिंक भी मैंने भेज दिया है आपके ग्रुप में, और अदरवाइज जो मेरी ऐप है उसमें उसका पहला लेक्चर है। किसी को नहीं मिला हो तो मुझे बताना, मैं उसका लिंक वगैरह भेज दूंगा, ताकि आप लोग उसे कल तक देख लें, सो दैट ट्यूसडे हम फिर उसके आगे वाला पोर्शन करें। बताना जब ये हो जाए। तुम्हारे बच्चों भी टैक्सी क्लास चल रही है या फिर कोर्स पूरा हो गया उसमें? शाम को चल रहा है सर। चल रहा है। जी बेटा, जब हो जाएगा तो बताना है। डन सर। ओके, बाकी लोग बताना। Done, sir. ओके, बाकी लोग बताओ। डन सर। Done, sir. सबका हो गया नहीं? चलो तो क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आप ट्राई करना। चलो मैं नया वाला क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लो क्वेश्चन में कहता है आपको कि जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो 10 रुपये पर यूनिट प्रोड्यूस है, और उसके बाद फिर मिनिमम रेंट ₹30,000 पर एनम फॉर फर्स्ट 3 years। 1 से 3 साल के लिए इतना रहेगा ही। देन इट विल इंक्रीज बाय ₹5,000 पर एनम। मतलब फर्स्ट ईयर में 30,000 है, सेकंड ईयर में 30,000 है, थर्ड ईयर में 30,000 है, फोर्थ ईयर में हो जाएगी 35,000, फिफ्थ ईयर में हो जाएगी 40,000, सिक्स ईयर में 45,000। तो 3 साल के बाद हर साल आपको 5,000 से मिनिमम रेंट को बढ़ा देना है। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट फर्स्ट ईयर में है आपका 15,000, ये सारी यूनिट्स हैं।
सेकेंड ईयर में 20,000, नहीं 1500 करो, 1500, एक जीरो कम कर दो, और 2,000। उसके बाद थर्ड ईयर में 4,000। फोर्थ ईयर में 4,500 यूनिट्स। फिफ्थ ईयर में 6,000। शॉर्ट वर्किंग अराइजिंग, एक 6 ईयर भी ले लो। 6 ईयर में फिर 6,000 यूनिट। शॉर्ट वर्किंग अराइजिंग इन एनी ईयर, शॉर्ट वर्किंग अराइजिंग इन एनी ईयर कैन बी recouped in next 3 years following the occurrence of short working। जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी उसको अगले 3 साल में आप रिकूप कर सकते हो। However, recoupment in any year cannot exceed more than, इसमें मैं एक अपर कैप लगा देता हूँ कि रिकूप अगले 3 साल में कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं करोगे। तो जैसे हमारा ये है मोर देन ₹6,000, मोर देन 6,000 पर annum। चलो, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। शॉर्ट वर्किंग जो भी अराइज होगी उसे अगले 3 साल में आप रिकूप कर सकते हो, लेकिन किसी भी ईयर में 6,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट रिकूप नहीं करना है। अगर कूपन अवेलेबल होगा तो भी 6,000 तक मैक्सिमम लगा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाने। क्वेश्चन लिख लो और ये आपको ट्राई करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन आज तक या कल तक भेज देना। कि करेक्ट सॉल्यूशन जिसका भी होगा मैं आप लोगों को वो मिनिमम रेंट 3,000 या 30,000 पर एनम है। मिनिमम रेंट 30,000 है। मिनिमम रेंट 30,000 पर एनम है और हर साल फिर 5,000 से बढ़ जाएगा आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, थोड़ा नीचे करना। हाँ सर नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग के बाद क्या लिखा है? नेक्स्ट 3 इयर्स फॉलोइंग द अकरेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, S/W, तो वो शॉर्ट वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग को अगले 3 साल में यूटिलाइज कर सकते हैं जब भी एक करोगी, बट किसी भी ईयर में रिकूपमेंट 6,000 रुपये से ज्यादा का नहीं होगा। एक कैप लगा दी। अब मैक्सिमम डिस्काउंट 6,000 रुपये तक का ले सकते हैं किसी भी साल में, उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बताना जब हो जाए क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन तो बाद में भेजना। डन है एवरीवन? चलिए, तो आज वाइंड अप करता हूँ क्लास। आज शाम को आप लोगों की बेटा टैक्सी क्लास है कोई क्या, किसी की, या छुट्टी है? सर क्लास है? यस सर है। ठीक है, ओके। क्योंकि एक चैप्टर है बजट, उसके डाउट लेने हैं मुझे,
तो मैं फिर कल परसों में करता हूँ टाइम उसका अरेंज, या किसी दिन 7:30 क्लास होती है तो एक दिन थोड़ा पहले पहले उठेंगे, और जो डाउट होगा बजट का वो मुझसे पूछ लेना। तो चलो आज गुड की बाय। क्लास का फर्स्ट पेज स्क्रीनशॉट लेना था, फर्स्ट पेज का। क्या बेटा आज की क्लास क्या? आज की क्लास की फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेना था, अच्छा नोट ठीक नहीं है, किया। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ। एक मिनट ना, फर्स्ट पेज नीचे होगा फिर। ये है पहले, वो जेके रोलिंग ऐसे लिखा हुआ है, उस पर मत आना, कहीं आपको लगे कि रोएटे का चैप्टर जेके रोलिंग है, राइटर्स का। ओके सर। एक ये है, और उसके बाद फिर ये है ऊपर वाला, फिर ये है। डन सर। ठीक है, फिर ये था। डन सर। थैंक यू ठीक है, सर। ओके चलो, ठीक है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।